ठीक है, बस मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, कल जो हुआ है हमारा ऑलरेडी। देखिए हमने कल क्या देखा था कि एक्चुअली, ओके लैग तो हो रहा है, ठीक है, जो डेविएशन होता है मतलब मॉडिफाइड ट्यूब ली थी, चलिए मैं इसके ऊपर ही लेता हूं क्योंकि ये बहुत ही लैग हो रहा है। बोर्ड के ऊपर चलते हैं। चलो, तो कल हमने जो लिया था कि किसी भी मतलब पार्टिकल की पहले खोज हो गई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को सबसे बाद में खोजा गया क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो उसको खोजना बहुत ही डिफिकल्ट था। शुरू में तो न्यूट्रॉन को एक्सरे ही माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि न्यूट्रॉन को मास है, एक्सरेज को तो मास नहीं होता है। ये सब चीजें होती गई, राइट, ये सब चीजें चलती गई। अब इसके बाद देखना है हमें, देखिए तो जो चार्ज होता है वो चार्ज के ऊपर का मास और चार्ज, ये दोनों चीजें निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये निकालना इतना इतना आसान नहीं होता, बहुत मतलब मेहनत लगती है उसमें। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो चार्ज है वो चार्ज निकालने से पहले क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे चार्ज डिवाइडेड बाय मास ये रेशियो निकलता है, चार्ज डिवाइडेड बाय मास का रेशियो निकल के आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है ये मैंने कल आपको बताया था। कुछ नहीं है, चार्ज को ऐसे भेजा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये इस तरीके से हमारे पास ये स्क्रीन थी, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। और ये परफोरेटेड एनोड था, इधर कैथोड था, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे सीधे जाते हैं। लेकिन अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है माइनस प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद का पाथ ऐसा सर्कुलर बना देते। अब यहाँ पे तो खत्म हो गई ना ट्यूब, लेकिन होती तो ये पूरा सर्कल में जाते। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये पार्टिकल यहां से आ रहा है इस पार्टिकल के मास के ऊपर, दूसरा इस पार्टिकल के चार्ज के ऊपर, और तीसरा इस फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर। दोनों के ऊपर डायरेक्टली होता है, लेकिन मास के ऊपर इनवर्सली होता है, ये हमने देखा था। लेकिन ये बस इतना ही बताया है, एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इससे भी आगे बहुत ज्यादा है। और मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि इससे कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। मैंने बोला कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो अगर वो सीधा आ रहा है, मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो, कोई भी हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली वो पैराबोलिक पाथ लेता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाता है तो वो ऐसे डेविएट होकर वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। वो क्यों, कैसे, आपको फिजिक्स में है डिटेल में। लेकिन जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी ये रेडियस हम मेजर कर सकते हैं। उसका मास हमको पता भी नहीं है, तो भी हम E बाई एम मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? जब वो यहाँ पे घूम रहा है तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू V इंटू बी। हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता होती है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पता होती है, और ये हमको पता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी पता है चार्ज की। उसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्स, लेकिन ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। तो इस तरीके से अगर हम इन दो, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास आता है QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, राइट, ये सब आता है। तो सिंपल सी बात है। इसके आगे तो इसके आगे क्या होता है, मैंने बोला कि हम ये V और ये V कैंसिल कर देंगे, एक इस मास को नीचे ले लेंगे, इस B को इधर ले लेंगे। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? तो ये Q डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू बी आएगा। बहुत ही सिंपल है।
तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज हम मेजर कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल हम मेजर कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई है उसकी स्ट्रेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब मेजर करने के बाद उस चार्ज का Q/m रेशियो हम निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से Q/m या फिर इसे E/m भी कहा जाता है। Q मतलब चार्ज, m मतलब E मतलब भी चार्ज ही होता है। तो Q/m दैट इज E/m, ये रेशियो हम निकाल सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके। तो अब हमारे पास एक अननोन चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन है, उसके हमको प्रॉपर्टीज चाहिए। प्रॉपर्टीज मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसका मास कितना है, ये हमको चाहिए। तो धीरे धीरे ये चीजों को फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी अभी मैंने आपको बताया, उससे इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो निकाला गया, और वो E/m रेशियो 1.7 इंटू 10⁻11 1.76 इंटू 10⁻11 आ गया। इसका यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलम, मास का यूनिट है किलोग्राम। अभी तक हमको इलेक्ट्रॉन का क्या पता नहीं है, मास पता नहीं है, ना तो हमें उसका चार्ज पता है, कुछ भी पता नहीं है। बस अभी हमको क्या पता है? E/m पता है। समझ में आ रहा है ना? अभी हमको सिर्फ क्या पता है? E/m, ना मास पता है ना चार्ज पता है। जरा बोलो, ये समझ में आया तो बोलो यस और नो। मैंने जो भी बोला समझ में आया? अब हमको इसका, अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अभी इलेक्ट्रॉन का सिर्फ हमको क्या पता है? E/m, चार्ज यानी E यानी Q हमको पता नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है। अब E/m तो इस एक्सपेरिमेंट से कैसे निकाला ये भी मैंने आपको एक्चुअली बता ही दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसका मास फाइंड आउट करना है, लेकिन मास फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे कहते हैं मुलिकन्स एक्सपेरिमेंट, मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वैसे तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी में ऐसा एक ग्रीन बॉक्स दिया है और उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन सिर्फ उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया है। उसमें क्या मैथमेटिक्स यूज किया है वो नहीं बताया आपको। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उतना फिजिक्स अभी आपको आता नहीं है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास का पहला या दूसरा ही चैप्टर होता है। तो उस वक्त आपका माइंड उतना डेवलप नहीं है, इसलिए ये मैथमेटिकल चीजें आपको अभी अभी नहीं बताई जाती। बस बताया गया है ये एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर नहीं है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ एटम है। तो बस चीजों को कंपाइल किया है, उतना डिटेल में कुछ नहीं बताया। तो फिर भी मैं बताता हूं मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है। एक ऐसा एक बॉक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है। ये केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसकी वजह से हमको पता चला कि चार्जेस क्या है, मास क्या है चार्ज के ऊपर। ये भी वीडियो लैग हो रहा है क्या बोलते बोलते? मतलब वीडियो अटक रहा है क्या? स्क्रीन पे ज्यादा अटक रहा है या बोर्ड पे ज्यादा अटक रहा है? स्क्रीन पे ज्यादा अटकता था या बोर्ड पे? हाँ, स्क्रीन पे ज्यादा अटकता है। स्क्रीन को ज्यादा एमबीपीएस की स्पीड चाहिए। ओके, अब मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, ये इस तरीके से एक बॉक्स लिया, ग्लास का यानी कांच का बॉक्स, जिसको बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा और ऊपर से कुछ ऑयल ड्रॉप्स नीचे डाले गए। अब वैसे तो वो एक्सपेरिमेंट है बहुत डिटेल में, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसकी समरी बताता हूं, क्योंकि उतनी भी आपको नहीं है सिलेबस में केमिस्ट्री के, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में पूरा डिटेल है, वो भी 12th क्लास में, अभी नहीं। तो यहां से ऑयल ड्रॉप्स डाले गए नीचे, और ये ऑयल ड्रॉप्स नीचे आ रहे थे ऐसे, और ये ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर कुछ चार्ज था, कुछ तो चार्ज है, मान लो प्लस कोई चार्ज है, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, या फिर मान लो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये माइनस और इधर प्लस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे खींचेगी या ऊपर खींचेगी? बोलो एक बार फटाक से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां खींचेगी इस चार्ज को? बोलो जरा। अप, बहुत अच्छे। इट विल अट्रैक्ट अपवर्ड्स, तो ये अपवर्ड्स है,
इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बात समझ में आ रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा। तो एक समय ऐसा आया कि ये दोनों फोर्स की वजह से ये ड्रॉप यहां पे रुक गया, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, मतलब इसको एक्सेलरेट होना इसने बंद कर दिया। अब इसका फिजिक्स आपको बहुत ही धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी नहीं, मैं बस बोल रहा हूं कि जब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आता है, यानी ना तो ऊपर एक्सेलरेट होगा ना तो नीचे एक्सेलरेट होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ये भी समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आया, राइट। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है चार्ज ऑन द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो भी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपको पता है। राइट, तो इसमें और भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे जो भी चीजें इसमें मतलब कुछ किया गया है, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद चार्ज ऑन द पार्टिकल निकाला जा सकता है, मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला जा सकता है। तो बस यहां पे हमने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन निकाला इस एक्सपेरिमेंट से, तो जो चार्ज निकाला वो पाया गया कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑफकोर्स निगेटिव चार्ज है तो माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑफकोर्स माइनस ही चार्ज होता है। ये हो गया, तो हमें ये E/m, ई का मतलब ही चार्ज है, भूलना नहीं है, तो ये हो गया E। तो अब E/m रेशियो है हमारे पास, और E भी मतलब चार्ज भी है, तो मास कैसे निकाले, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसे बोलेंगे x, इसे बोलेंगे y, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं x डिवाइडेड बाय y, यानी क्या होगा, x यानी E है और y क्या है मेरा, E/m है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, E और E कैंसिल हो जाएगा और m आ जाएगा। चलो समझ में आया, बोलो जरा समझ में आया, यस और नो बोलो। मास कैसे निकालेंगे पता है ना, E/m रेशियो और चार्ज, चार्ज x को, चार्ज को E/m रेशियो से डिवाइड करो, x को y से डिवाइड करो, x की वैल्यू क्या है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू क्या है, ये है, राइट, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये आपको कूलम है, ये है कूलम पर केजी, तो कूलम कूलम कैंसिल होगा, मास आएगा आपका केजी में। तो ये करने के बाद पाया गया कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चलो बताओ मुझे, क्या ये समझ में आया आपको, बोलो एक बार फटाफट बोलो, क्या ये समझ में आया आपको कि किस तरीके से मास निकाला गया, चार्ज निकाला गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर का, और इसी तरीके से प्रोटॉन के ऊपर का भी चार्ज और मास निकाला गया, और इसी तरीके से न्यूट्रॉन का भी मास बाद में निकाला गया, मतलब चार्ज तो नहीं निकाला गया उसका, डायरेक्टली मास निकाला गया, लेकिन उसका मास कैसे निकाला गया वो अलग स्टोरी है, इस तरीके से नहीं निकाल सकते, लेकिन ये स्टोरी हमको चाहिए नहीं है। वैसे तो ये भी कैलकुलेशन जो मैंने बताया ना, QE इज इक्वल टू mg, ये सब ये आपको नहीं है, डायरेक्टली आपको दिया है E/m रेशियो वाज फाउंड बाय मॉडिफाइड कैथोड ray tube, and by Mulliken's oil drop experiment charge on the electron was found, and by dividing these two ratio we get the mass of the electron। बस इतना ही आपको एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के चैप्टर में है, फिजिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें पूरा का पूरा डिटेल में बाद में। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर है मैंने जो भी बोला,
राइट। तो अब हम थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, बस उनको दिखाना है मुझे। ये देखिए, हाँ, तो सबसे पहली बात, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनकी बेसिक जानकारी यानी मास, उनका चार्ज और मास, उनका चार्ज, ये दो चीजें इस टेबल में दी गई है। तो यहां पे कुछ अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको। मैंने जो बताया अब तक वो ये है। पहले तो हमारे पास है ये तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर का एब्सोल्यूट चार्ज यानी कूलम के टर्म्स में, बस इतना ही देखो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻19 है कूलम के फॉर्म, मतलब कूलम इज द यूनिट हियर। माइनस क्यों है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन में उतना ही है लेकिन प्लस चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद इनका मास, ये छोड़ो जरा, पहले ये देखो। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नियरली सेम है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब और एक चीज होती है, उसे बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज यानी द चार्ज एज कंपेयर्ड टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन। मतलब क्या करते हैं, किसी भी चीज का चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन, ऐसा करते हैं, उसे बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। तो अगर इसके चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे, यानी 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका -1। प्रोटॉन का आएगा +1 और न्यूट्रॉन का तो 0 आएगा। रिलेटिव चार्ज इज नथिंग बट इट इज द चार्ज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, इट इज द रेशियो विथ प्रोटॉन्स चार्ज। चलो, ये समझ में आया क्या? बोलो एक बार यस और नो। यस और नो। रिलेटिव चार्ज का फंडा समझ में आया क्या होता है? रिलेटिव चार्ज हमको याद क्या करना है, लेकिन एब्सोल्यूट चार्ज याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास भी हमको एब्सोल्यूट याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो रिलेटिव चार्ज है वो तो ऐसे भी याद हो जाएगा। प्रोटॉन के ऊपर +1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, लेकिन वो कुलम नहीं है। दिस इज नॉट इन कुलम, दिस इज नॉट 1 कुलम। कुलम में तो इतना है, इतना। ये बस रिलेटिव है, जिसका काम उतनी जगहों पर नहीं होता। कहाँ पे होता है? चार्ज कैलकुलेट हमने किया था ना, इसे रेडॉक्स रिएक्शन में हम बोलते थे ना, ये है कार्बन और या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ये इधर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इसके ऊपर -1 चार्ज आया, सॉरी +1 आया, लेकिन ऑक्सीजन देगा नहीं, तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 बोलते थे। लेकिन ये -1 कूलम नहीं था। -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया। -1 कूलम है क्या? ये नहीं। चार्ज कितना आया कूलम में अगर देखा जाए तो? -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन आया। एक इलेक्ट्रॉन आया यानी कितना चार्ज आया? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन हर वक्त अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि चलिए भाई इधर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो मैं क्या बोलूंगा? इधर एक इलेक्ट्रॉन आया। एक इलेक्ट्रॉन आया यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज इसके ऊपर आया, और इसके ऊपर +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसके ऊपर आया। तो यही लिखते बैठूंगा ना तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे आप, इतने बड़े बड़े नंबर। तो क्या कर दिया उन्होंने? इसको ही 1 बोल दिया, इसको +1 बोल दिया और इसको -1 बोल दिया, लेकिन कूलम नहीं लगाना है उसको। बोलो जरा, ये समझ में आया मैंने जो भी बोला अभी? जो रेडॉक्स रिएक्शन में हम करते थे, इधर +1 इधर -1 बॉन्ड ब्रेक करके, वो रिलेटिव चार्ज की बात होती थी। और रिलेटिव चार्ज भी कहीं पर काम आता है
कहीं पर एब्सोल्यूट चार्ज भी काम आता है। ठीक है, ओके। तो अगर मैंने अगर बोला कि इस तरीके से ये ब्रेक हुआ, कार्बन ऐसे ब्रेक हुआ इसका बॉन्ड, तो कार्बन के ऊपर +2 कूलम चार्ज आया और ऑक्सीजन के ऊपर -2 कूलम चार्ज आया। क्या ये सही है, क्या गलत है? बोलो जरा, ऐसा लिखना मेरा सही है या गलत है? रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट चार्ज, this is the relative charge, but the absolute charge will be 2 into charge on electron या फिर proton, that is 1.6 into 10⁻⁻⁹ ऐसे निकालना होगा। लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, this is not needed at all in the chemistry. When it is needed, it is most of the times it is required in the physics, but when you are breaking the bonds, then only you have to consider the relative charges. उसके बाद अप्रोक्सीमेट मास मतलब रिलेटिव मास। अप्रोक्सीमेट मास का मतलब है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास, रिलेटिव मास इज इन टर्म्स ऑफ एएमयू, एएमयू के फॉर्म में, राइट? इसका मतलब है ये जो है ना 1.67 into 10⁻⁻27, इसको बोला गया 1 AMU, एक नया यूनिट खोजा गया केमिस्ट्री में। वो बोलने लगे कि अरे यार, हर बार अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताऊंगा, हर बार अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास बताऊंगा, प्रोटॉन का मास बताऊंगा 1.67 into 10⁻⁻27, तो मेरा तो मुंह फट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक आसान सा यूनिट नया बना दिया। उन्होंने इसको बोला, इसको बोलते हैं हम 1 AMU, या फिर इसको हम बोलते हैं 1 U यानी यूनिफाइड यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं हम 1 डाल्टन। डाल्टन यूनिफाइड यूनिट U या फिर एटॉमिक मास यूनिट AMU। फिर उन्होंने क्या किया, इसका मास कितना है 1.67 into 10⁻⁻27, तो इसको सिर्फ उन्होंने क्या बोला 1 AMU या फिर 1 U। So this approximate mass is in terms of AMU. तो प्रोटॉन का भी 1 AMU है नियरली, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU है नियरली। मैं बोल रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इसका 1.0008 दिया होगा, मैं नियरली बोल रहा हूं। थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, भूलना नहीं। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, भूलना नहीं, लेकिन नियरली सेम है दोनों। और इलेक्ट्रॉन का मास इधर देखिए बहुत ही छोटा है, 1/1936, 1/1936, यानी क्या? अरे यानी क्या? यानी न्यूट्रॉन बहुत ही छोटा है, मतलब उसका मास बहुत छोटा है। दिखने में तो प्रोटॉन जैसा ही होगा, पता नहीं किसने देखा है। अगर कोई बोलता है मैंने इलेक्ट्रॉन देखा है तो वो गलत बोल रहा है। नोबडी हैज एवर सीन द इलेक्ट्रॉन टिल नाउ। तो 1/1930 यानी 2000 टाइम्स। प्रोटॉन से मतलब 2000 इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलाएंगे तो एक प्रोटॉन बनता है। समझ में आ रहा है क्या? 2000 इलेक्ट्रॉन्स, उनका मास और एक प्रोटॉन का मास या फिर एक न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जीरो नहीं होता, बहुत ही कम होता है। अरे जीरो मास वाली चीज नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉन हैज द मास बट इट हैज वेरी लो मास, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, लेकिन ये इतना कम होता है कि क्या उसको क्या करोगे, उसको मिला के कुछ नहीं करोगे। प्रोटॉन का मास देखो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन में और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका ही मास बन जाएगा 16। इसका तो कुछ मास ही नहीं बनेगा यार। ये जब 2000 मिलते हैं तब जाके एक प्रोटॉन के बराबरी कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वी निग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक मासेस बिकॉज इट इज वेरी लाइट, बहुत ही छोटा है। देखिए ये टेबल आपको समझ में आया क्या? ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके एब्सोल्यूट चार्जेस, रिलेटिव चार्जेस, इनके मासेस, अप्रोक्सीमेट मासेस, इसको रट्टा मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो जरा एक बार, समझ में आया तो यस बोलो। बोलो फटाफट बोलो। क्या बोल रहे हो? हाँ, कस काय 1836 येईल का?
म्हणजे तू ते 1836 येईल म्हणू नकोस वैष्णवी, आप ऐसा मत बोलो कि 1836 आएगा, ये दिया होगा कहीं पे, दिया होना चाहिए। मतलब हमको थोड़ी पता है, हमने थोड़ी ये कैलकुलेट किया है, मतलब कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते हम, ये एनसीईआरटी में दिया है, बस हो सकता है कि लिखने में गलती हुई हो। तो आपने कहीं पे पढ़ा है क्या ये 1836 ये नंबर? नक्की ना, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है ना, मैं थोड़ी याद रखूंगा ये 1836 है या 1936 है। 1836 ना, ओके ठीक है, फिर ये गलत तरीके से लिखा होगा और मुझे भी याद नहीं है। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं याद भी नहीं रख सकता इतना सब कुछ। 1836 मुझे थोड़ा कंफर्म भी करने दो एक बार। ओके 1836 ही होगा, मैंने जरा एनसीईआरटी में देखना होगा मुझे फिर भी, क्योंकि इसने ऐसा क्यों लिखा है 1836, 1936 नहीं। एक मिनट, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो आप तब तक क्या करो, इसको लिख लो, मैं जरा कंफर्म करता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि और एक बार गलती हो गई। आप लिख लो इसको पहले, क्या करो इस पेज को लिखो, किसको, आपका जो अभी मैंने बताया ना ये वाला पेज, हाँ इसको लिखो पहले, E/M रेशियो वाला, क्योंकि ये तो कल हो गया हमारा यहां तक, ये वाला पहले लिखो। चलो सभी लिखेंगे। तो अब ये कंफर्म्ड है कि वो 1836 ही होना चाहिए, 1836, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैंने कंफर्म किया, अभी देखा एनसीईआरटी में 1836। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनके लिए खास केयर किया करो, भूल जा सकते हो। अब पता नहीं आप भूलते भी नहीं हो, अच्छी बात है, मेमोरी अच्छी है आपकी। चलिए कल भी आपको लिखना है। सबसे पहले आप अगर कुछ लिखने का रह भी गया ना, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वही के वही आपका मतलब ये हो जाता है, तो मतलब रट्टा मारने की जो बात होती है ना, मगप, वो यहीं पे होता है। मतलब जब आप सुनते हो उसके बाद लिखते हो तो काफी सारा आपके ब्रेन में चला जाता है, मतलब ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसलिए ये करते हैं हम, क्लास में लिखते हैं। चलिए वैसे तो अब ये जो पहला वाला चैप्टर है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में ना मैं नोट्स काफी मतलब हर साल मैं क्या करता हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स पहले नहीं पढ़ा था क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट चैप्टर है, कैलकुलेशंस है। तो मैं शुरू में अगर वो चैप्टर पढ़ाया तो फिर जो मीडियम स्टूडेंट होते हैं उनका ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इसलिए मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। वैसे ये भी ठीक ठाक ही चैप्टर है, लेकिन फिर भी सम बेसिक कंसेप्ट से जरा अच्छा है। तो ये मेरा हमेशा पहला चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही डिटेल में लिखवा के देता हूँ, बहुत डिटेल में एक एक चीज, लेकिन इतना लेंदी
नोट्स हम हर चैप्टर के नहीं लिखते, शॉर्टकट में लिखते हैं नोट्स, लेकिन ये पहला चैप्टर होता है इसलिए एनसीईआरटी पढ़ के समझती नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही डिटेल में पूरा मतलब जैसे बुक में दिया है उसको थोड़ा इलेबोरेट करके हम लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली नोट्स बनाने का ये तरीका नहीं होता इतना डिटेल, शॉर्टकट में होना चाहिए, जो कि हमारे अगले चैप्टर्स में होता है, लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा डिटेल में होता है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन पेपर्स उतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे आपके, धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगी आपकी, ये बात भी समझ लो आप। तो देखिए अब मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन लोगों की डिस्कवरी हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। एटम्स एक्चुअली किससे बने हैं, तो पहले कहा जाता कि सिर्फ एटम ही फाइनल है, डाल्टन ने बोला था। डाल्टन का मानना यह था कि एटम इज द फाइनल पार्टिकल, उसके पीछे कुछ नहीं है, उसको ना तोड़ा जा सकता है, ना मरोड़ा जा सकता है, ना उसको डिवाइड किया जा सकता है। ये डाल्टन का कहना था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं उसको। उनका यह भी कहना था कि एटम के पीछे कुछ नहीं है, एटम रिएक्शन में प्रोड्यूस भी नहीं होते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो डाल्टन की थ्योरी को बाजू में हटा दिया गया। वैसे तो डाल्टन से पहले भी हमारे इतिहास में, यानी कि केमिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में एक महाऋषि थे जिन्होंने बताया था एटम के बारे में। क्या आपको उनका नाम पता है? मुझे लगता है आपको पता है। हु वाज दैट ग्रेट सेंट इन द इंडियन हिस्ट्री? यस, मिस्टर कनाद। यस, कनाद ऋषि थे जिन्होंने बताया था कि परमाणु इज द फाइनल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर। परमाणु, जिनको कि अभी हम एटम कहते हैं, तो उन्होंने कहा था। बहुत अच्छे, सबको पता है, बहुत अच्छे। तो महर्षि कनाद ने वो बताया था। लेकिन इंडिया की फिलोसफी, एक्चुअली हुआ क्या, इंडिया में बहुत सारा नॉलेज था, मैथमेटिक्स का भी था, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज पावर में बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनका ही नॉलेज ज्यादा हमको क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। कई सारी खोजें हमारे यहाँ पे हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नाम पे करवा ली। अब छोड़ दो, उन्होंने करवा ली तो करवा ली। तो डाल्टन बोला जाता है कि पहले उसने एटम के बारे में बताया, लेकिन नहीं, उससे पहले भी एटम के बारे में बताया था महर्षि कनाद ने। तो हम तो कनाद ही बोलेंगे, ठीक है, हम तो कनाद ही बोलेंगे। अब डाल्टन की थ्योरी को ना कैंसिल कर दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज ने। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने क्या बोला कि चलिए अब डाल्टन की थ्योरी तो कैंसिल हो गई, अब हमने तो इनको खोज निकाला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये एटम के अंदर है, लेकिन कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है, कौन किसके आजू बाजू में घूम रहा है, ये पता नहीं है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ भी पता नहीं है एटम के बारे में। तो साइंटिस्ट ने थ्योरीज प्रपोज करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले तो बस इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इतना ही पता चला है। मतलब प्रोटॉन तो थॉमसन को पता नहीं था, ये भी बात याद रखो, थॉमसन को पता नहीं था प्रोटॉन। थॉमसन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था, प्रोटॉन की खोज काफी देर बाद हुई। तो जे थॉमसन ने बोला कि भाई एटम कुछ ऐसे हो सकता है ऐसा स्पेयर, और उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसा पूरा फैला हुआ है, पूरा का पूरा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे चुभे हुए हैं, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, चुभे हुए। मतलब जैसे कि आपका जो खरबूजा होता है, वाटरमेलन, तरबूज, तो वाटरमेलन में जो उसका फ्लेश होता है, फ्लेश मतलब क्या, उसका मांस अंदर का, वो मांस मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। इसको अभी तक प्रोटॉन नहीं कहा गया है क्योंकि प्रोटॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ थॉमसन। दिस इज द मॉडल प्रपोज्ड बाय मिस्टर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, क्योंकि उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने पहले ये मॉडल बता दिया। ये पॉजिटिव चार्ज है फैला हुआ, अंदर इलेक्ट्रॉन चुभे हुए हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स चुभे हुए होते हैं। टरबुजामध्ये त्याच्या बिया जशा रुतलेल्या आहेत, तसे हे इलेक्ट्रॉन रुतलेले आहेत। रुतलेले म्हणजे एम्बेडेड. So the seeds are embedded inside the positive charge, and the positive charge is thoroughly spread throughout the atom.
ये मानना था थॉमसन का। हाँ वैसे तो नहीं नहीं, हाँ ठीक है, पर डेमोक्रिटस ने परमाणु को एटम कहा होगा, नो प्रॉब्लम। डेमोक्रिटस वाज रियली वेरी एंशिएंट पर्सन। डेमोक्रिटस तो बहुत ही एंशिएंट पर्सन था, लेकिन बस उन्होंने परमाणु को एटम कहा था, लेकिन एटम की प्रॉपर्टीज कुछ बताई नहीं थी उन्होंने। ये डाल्टन पहला था जिसने कि एटम की प्रॉपर्टीज बताई, उसको ना तोड़ा जा सकता है ना डिवाइड किया जा सकता है, ये सब बोलना, ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये डाल्टन ने बताई थी पहले। उनको शायद बोला होगा, किसी ने एटम बोला होगा, किसी ने परमाणु, लेकिन उसके बारे में डिटेल में जानकारी किसने दी, तो ये सबसे पहले दी डाल्टन ने। अब उसके बाद है ये वाटरमेलन। तो ये जे थॉमसन का जो मॉडल है, पॉजिटिव चार्ज थरोली स्प्रेड है, उसमें उसके अंदर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इसको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। ये प्लम पुडिंग मतलब भी वाटरमेलन की तरह ही दिखती है। मतलब ये जो आइसक्रीम, ये मान लो आप आइसक्रीम है, आइसक्रीम के अंदर ऐसे उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे चुभे हुए होते हैं, ये प्लम पुडिंग वाटरमेलन की तरह ही होती है, लेकिन ज्यादा आपको इमेजिनेशन आएगा वाटरमेलन से। सो जे थॉमसन मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि ये उनकी तरह है। पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ऐसा चुभा हुआ है, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। समझ में आया ये वाला मॉडल? जे थॉमसन का मॉडल समझ में आया? अब इसके बारे में नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में लिखवा के दिया है, उसको आप उसी तरीके से लिख लो, लेकिन इसमें है इतना ही, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब जे थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल बता तो दिया, लेकिन उनका जो शिष्य है, मतलब जो उनके साथ है लोग, उनके साथ काम करते थे वो लोग अब लगे काम में कि चलो भाई देखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि साइंटिस्ट को ये नहीं होता कि मेरा ही सच हो, जो सच हो वो मेरा हो। अरे समझा क्या? माझं ते खरं नाही, खरं ते माझं, जो सच है वो मेरा हो। तो एक्सपेरिमेंट चलते गए तो रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रुदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक ऐसी थिन गोल्ड की शीट ले ली, शीट यानी पत्रा, शीट, थिन गोल्ड फॉइल, फॉइल भी बोलते हैं इसको, पत्रा, बहुत ही थिन थी, बहुत थिन, बहुत थिन, बहुत थिन। और क्या किया इन्होंने, एक यहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा है। ऐसा कोई भी बड़ा एटम जो कि अपने अंदर के न्यूक्लियस को, मतलब जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है और छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते रहता है। द बिगर न्यूक्लियस गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, और इस दौरान उसके अंदर से कुछ रेज निकलते हैं। रेज, ये रेज होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये आपको 9th क्लास में काफी डिटेल में था। रेज होते हैं कौन से? अल्फा बीटा गामा। सो द स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर बाद निकलेगा, जैसे ही आपके सामने रेडियो एक्टिव मटेरियल आएगा, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल हमेशा ही इनको ना इमिट करते रहता है। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द रेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना, छोटे छोटे होते रहते हैं ये बड़े एटम्स, इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। अब जे थॉमसन ने ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या है वो पहले देखना होगा हमको। समझ में आ रहा है क्या? ये एक्चुअली हिस्ट्री है ना, तो ये बहुत ही ऐसी फैलती है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? एटम को देख रहे हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये तो पता चल गया। अब उनको अरेंज करना था। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज हुई तो थॉमसन ने बहुत ही जल्दबाजी की कि मैं बता देता हूं वरना कोई दूसरा आएगा बता देगा। प्रोटॉन तो अभी तक खोजा ही नहीं गया था, तो थॉमसन ने बोल दिया भाई चलो
ऐसा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे डूबे हुए हैं, एम्बेडेड है। ये थॉमसन जी का मॉडल है। एटम के मॉडल, क्योंकि एटम के अंदर क्या है क्या नहीं है ये समझने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एटम कैसा है यही तो जानना है हमको। थॉमसन ने मॉडल बताया एटम का मॉडल, उसके बाद दूसरा आया, ये मॉडल गलत है बोलने लगा, वो था रुदरफोर्ड। उसने एक अपना मॉडल बताया, रुदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन रुदरफोर्ड ने क्या मॉडल बताया, उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, वो पहले देखना होगा। उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज यूज की थी, उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इस अल्फा पार्टिकल को पहले स्टडी करेंगे हम, और फिर इस स्टोरी पर आएंगे। समझ रहा है क्या? काफी सारी स्टोरी होती है। हाँ, स्टोरी काफी सारी होती है ना। हाँ, जैसे हिस्ट्री में होता है, बाबर आया, ठीक है, बाबर के बाद उसका बेटा शायद हुमायूं था, वो आया, फिर कोई तो आया। लेकिन ये बाबर कहां से आया, उसकी भी स्टोरी पढ़ने में, मंगोलिया में था, वहां पे वो हार गया, वहां पे वो बहुत ही खतरनाक लोग थे, वो उसको नहीं जमने देते थे। इसकी पूरी जो डिनास्टी थी ना ये बाबर की, वो वहां पे हार गई थी पूरी मंगोलिया में। तो वहां से हार के इंडिया में आया था। तो इंडिया में किस लोगों के साथ कुछ जुगाड़ करके उसने इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। तो ऐसे होता है ये काम। तो बाबर क्या था ये हम देख रहे। तो वैसे ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे यूज किया है, तो वो क्या है वो पहले देखना है, राइट। बर, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। वैसे अल्फा पार्टिकल के बारे में देखना है। तो ये अल्फा पार्टिकल कहां से आते हैं, जो कि रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए, वो आते हैं रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी इज, कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, वो टूटते हैं, और टूटते वक्त छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, इन्हें डॉटर न्यूक्लियाई कहा जाता है। और टूटते वक्त इनमें से कुछ रेज निकलते हैं, उन्हें कहा जाता है अल्फा बीटा गामा रेज। ये अलग अलग होते हैं, अल्फा रे अलग है, बीटा रे अलग है, गामा रेज अलग है। ये क्या अलग है कैसे है इनके बारे में बाद में पता चला, लेकिन अभी हम इनको पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी, इट इज द स्पॉन्टेनियस disintegration of the unstable nuclei into smaller nuclei with the emission of certain rays, and this was discovered by Mr. Henry Becquerel. Radioactivity was discovered by Mr. Henry Becquerel. चलिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी क्या है ये हम कल देखेंगे, अभी तो खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया है उसको पहले लिख लो आप पूरा का पूरा, तो हम आगे बढ़ेंगे कल। बाय बाय।